तो दोस्तों नमस्कार, बीबी सर यूके चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों ठीक होंगे, तैयारी खूब मज़े से चल रही होगी और करना भी है दोस्तों तैयारी। तो पेपर होना ही है 12 फरवरी को, फिर से आप जी जान लगाइए दोस्तों। हम लोग यूके पीएससी के पुराने पेपरों को हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो दोस्तों और मज़े से पढ़ रहे हो कि हमें लग रहा है आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है दोस्तों। और सेशन को भी आप लोग शेयर भी करते रहिए दोस्तों, करते रह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन का आज एपिसोड नंबर 10, ठीक है दोस्तों। और 10 में लगा देंगे हम पूरा दम, ठीक है दोस्तों। सेशन का पहला प्रश्न करते हैं दोस्तों, ज़्यादा हम गप्पे सप्पे नहीं लड़ाएंगे। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अंतिम क्रिया को परिवर्तित करने हेतु शॉर्टकट कुंजी क्या है दोस्तों। तो एमएस वर्ड में दोस्तों अंतिम जो वर्ड डॉक्यूमेंट अंतिम क्रिया को परिवर्तित करने हेतु शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Z होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। सेशन का 68वां प्रश्न है, ऑफिस 2007 में एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर पीपीटी होता है, टीएक्सटी होता है या एक्सआईएलएस होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का डॉट होता है, .doc, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप। सेशन का नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 69, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट को ईमेल की सुविधा प्रदान करता है। तो दोस्तों यहाँ पर ईमेल को जो होस्ट करता है ये है आप लोगों का दोस्तों SMTP हो जाएगा इसका आंसर। और आप लोगों को याद दिला देता हूँ दोस्तों, कंप्यूटर में फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम SMTP का क्या करते हैं, फुल फॉर्म लिखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों सिंपल, ठीक है दोस्तों, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है दोस्तों, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा, याद रखेंगे आप, ठीक है दोस्तों। वही यहाँ पर कई बार सवाल पूछा जाएगा कि आप लोगों को FTP का फुल फॉर्म बताओ। तो यहाँ पर हो जाता है दोस्तों आप लोगों का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है दोस्तों, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से याद दिला देता हूँ दोस्तों कि मैं जल्दी आप लोगों के लिए दोस्तों कनिष्क सहायक के लिए एक बहुत लेंदी वो लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, एक मतलब पूरा संपूर्ण कोर्स लेकर के आ रहा हूँ ऑनलाइन दोस्तों। वो आप लोगों के लिए यूट्यूब पर फ्री होने वाला है, देखेंगे आप, उसमें बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। प्रत्येक सब्जेक्ट दोस्तों उसमें पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, किसी भी चीज़ के किसी भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सेशन का 70 प्रश्न, ठीक है, सेशन का 17वां प्रश्न, सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज देखने की आज्ञा देता है कहलाता है। तो दोस्तों वो कहलाता है, जो सॉफ्टवेयर वो आपको वेब पेज देखने की आज्ञा कहलाता है वो होता है आपका दोस्तों वेब ब्राउजर। क्या होता है दोस्तों, वेब ब्राउजर। सेशन का 71वां प्रश्न, SQL से तात्पर्य है दोस्तों, फिर से देखो फुल फॉर्म पूछ दिया दोस्तों, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है दोस्तों आपका SQL का फुल फॉर्म, ठीक है। सेशन का 72वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों, कौन सा भाग कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CPU आपका कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, कंट्रोल पैनल यूनिट आपका दोस्तों, याद रखेंगे आप, ठीक है। सेशन का 73वां प्रश्न है, 1 मेगाबाइट डैश डैश के बराबर होता है दोस्तों। तो 1 मेगाबाइट दोस्तों 1 MB की बात की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर 24 किलोबाइट आपका 1 MB होता है, अच्छे से याद करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 74वां, एक अस्थायी भाग में टेक्स्ट एवं अन्य डाटा को भंडारित कर बाद में किसी अन्य स्थान में चिपकाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसे कहते हैं क्लिपबोर्ड, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, क्लिपबोर्ड। 75वां प्रश्न, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना कहलाता है। रैम में दोस्तों, किसमें, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना आपका कहलाता है बूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, बूटिंग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और सेशन का 116वां प्रश्न हल करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रहलाद निहाली की जगह किसने ली। मतलब फिल्म प्रमाण बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो प्रसून जोशी जी है, ठीक है। और अगर आपको यह सवाल पूछा जाएगा कि प्रसून जोशी किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर है, तो दोस्तों आपका अपना उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर है ये वर्तमान के। तो आप इसे भी याद रखेंगे कि वर्तमान राज्य उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो आप करेंगे प्रसून जोशी, ठीक है। हाल फिलहाल इससे पहले ऋषभ पंत जी, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है दोस्तों 117 प्रश्न है, मतलब नेक्स्ट प्रश्न, ऑस्कर अवार्ड 2018, यहाँ पर आपको याद रखना है 2023 के लिए भारतीय प्रविष्टि हेतु किस फिल्म को नामांकित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका छेलो शो, किसको दोस्तों, छेलो शो फिल्म को आपका ऑस्कर अवार्ड नामित करने के लिए भेजा गया है, याद रखेंगे आप, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट फिल्म है, तो नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों आपका 118, भारत में किस तिथि से जीएसटी लागू हुआ? तो ये कह रहा है कि भारत में जीएसटी किस तिथि से लागू हुआ दोस्तों? तो भारत में 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में आपका दोस्तों जीएसटी लागू हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो कई बार आपको यह सवाल पूछा जाएगा कि जीएसटी जो आपका लागू हुआ इसमें कितने टैक्स स्लैब है? तो दोस्तों यहाँ पर आपके दोस्तों 4 टैक्स स्लैब है। कितने टैक्स स्लैब है दोस्तों? 4 है। ठीक है, आप याद रखेंगे अच्छे से। तो अगर अब पूछा जाएगा कि कौन कौन से 4, एक तो आपका 5% है, ठीक है दोस्तों, एक आपका 12% है, और एक आपका 18% है, और एक आपका 28% है। याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सेशन का अगला प्रश्न करते हैं। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा से कॉरिडोर पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? तो ये जो करतारपुर कॉरिडोर को जोड़ा जा रहा है ये आपका पश्चिमी जो पाकिस्तान में स्थित है नारावल जिले से कनेक्ट हो रहा है। अगर सवाल यह पूछा जाएगा ये कितने किलोमीटर का है, तो आपको याद रखना है दोस्तों ये आपका लगभग 4 से लेकर के 5 किलोमीटर के आसपास है। याद रखेंगे दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं और सेशन का अगला प्रश्न करते हैं। AFC मतलब एशियन फुटबॉल कप का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये कह रहा है दोस्तों किस देश में किया गया? तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे दोस्तों ये आपका संयुक्त अरब अमीरात 2022 में किया गया था। अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो 2022 का AFC एशियन मतलब एशियन कप फुटबॉल का आयोजन कहाँ किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। याद रखेंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं, सेशन का अगला प्रश्न हल करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। किस तिथि को? 25 जनवरी को। ठीक है, अगर यह सवाल पूछा जाएगा कि मतदाता दिवस कब से मनाया जाता है, तो दोस्तों साल 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। हाँ, आप याद रखेंगे। और यही आपको बता देता हूं दोस्तों 25 जनवरी को एक और दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, पर्यटन दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। और अगर यह पूछा जाएगा कि पर्यटन दिवस कब से मनाया जाता है, तो दोस्तों साल 1948 से पर्यटन दिवस मनाने की रीत है। आप ये भी आप लोग नोट डाउन करेंगे और इसे भी आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेशन का अगला प्रश्न करते हैं। ठीक, और जो है अगला प्रश्न है, कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं दोस्तों? मनमोहन जी रहे हैं, बिमल जालन रहे हैं, उर्जित पटेल रहे हैं दोस्तों, मोंटेक सिंह आहलूवालिया नहीं रहे हैं दोस्तों। ठीक है, वही आपको याद रखना है कि RBI का वर्तमान गवर्नर कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। साल 2025 तक यही बने रहेंगे, आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे प्रश्न करते हैं सेशन का। ठीक, ओलंपिक 2020 खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे दोस्तों? ऐसा आप याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये किया गया था आपका टोक्यो में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा जाएगा आप लोगों के लिए दोस्तों कि 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ होगा ग्रीष्मकालीन? तो आप याद रखेंगे दोस्तों फ्रांस, पेरिस में आपका दोस्तों साल 2024 का क्या किया जाएगा? ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ठीक है, और ऐसे ही हम खूब मजे से पढ़ते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, सेशन का अगला प्रश्न, रेणुका जी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए कितने राज्यों ने समझौता किया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है सबसे पहले कि रेणुका जी जो डैम है आपका ये किस राज्य में प्रॉपर? तो ये है दोस्तों आपका अपना हिमाचल प्रदेश। बेसिकली इसमें 6 राज्य ने क्या किया है? इस पर हस्ताक्षर किए है। और अगर यह सवाल पूछा जाएगा कि जो रेणुका जी डैम है दोस्तों ये इसकी आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी? तो दोस्तों 17 दिसंबर 2021। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है 125वां मतलब इस सेशन का, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन अभियान कौन सा है? तो दोस्तों ये ऑनलाइन अभियान है वेब वंडर वुमेन से। काफ़ी महत्वपूर्ण है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, महिलाओं से संबंधित है। याद रखेंगे। ठीक है, सेशन का नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कृषि में योगदान के लिए प्रथम वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज किसे प्रदान किया गया था? मोस्ट दोस्तों कि भारतीय कृषि में योगदान के लिए प्रथम वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज किसे प्रदान किया गया था? MS स्वामीनाथन को दोस्तों। किसे प्रदान किया गया था? MS स्वामीनाथन को। इस नाम को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे दोस्तों। और अगर सवाल पूछा जाएगा कि इनको यह पुरस्कार कब दिया गया, तो 1987 में दोस्तों यह पुरस्कार इनको दिया गया था। याद रखेंगे। सेशन का अगला प्रश्न हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, और सेशन का अगला प्रश्न है
किसे यूनिसेफ द्वारा भारत की सबसे पहली यूथ एम्बेसडर बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया आपका हिमा दास जी को। ठीक है, सेशन का नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी को। अब आप कहोगे कि यह 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपका दोस्तों जिसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है सीवी रमन प्रभाव। ठीक है दोस्तों, सीवी रमन प्रभाव के उपलक्ष्य में आपका यह 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और अगर सवाल पूछा जाएगा कि आपका कि जो सीवी रमन जी हैं इनको आपका नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था दोस्तों? तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों इनको आपका 1930 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1930 में। और सवाल यह पूछा जाएगा कि विज्ञान दिवस कब से मनाया जाता है? तो आप लोग दोस्तों सीधे सीधे 1928 करेंगे। कब से मनाया जाता है विज्ञान दिवस? 1928 से। ठीक है दोस्तों, और सीवी रमन जी को दोस्तों नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1930 में, रमन प्रभाव के लिए, रमन इफेक्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, और वहीं अगर सवाल पूछा जाएगा कि सीवी रमन जी को भारत रत्न कब दिया गया था, तो आप बेझिझक दोस्तों 1954 करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप बीबी सर यूके के साथ आप क्या पढ़ रहे हैं? यूकेपीएससी के पुराने पेपरों को देख रहे हैं दोस्तों, पूरा पोस्टमार्टम के साथ दोस्तों। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन है उन क्वेश्चनों पर हम चर्चा भी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट निकलते हैं उन हम सारे फैक्टों को क्या कर रहे हैं? जानकारी जुटा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और सेशन का 129वां प्रश्न हल करेंगे हम। कौन सा उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे, ऐसा कह रहा है ये। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन नहीं रहे हैं दोस्तों? नित्यानंद स्वामी। तो नित्यानंद स्वामी कौन थे दोस्तों? ये तो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के पहले वो कौन थे, मतलब राज्यपाल कौन थे? तो आप करेंगे ये तो सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। बिल्कुल थे दोस्तों। और सवाल आपको पूछा जाएगा कि द्वितीय राज्यपाल कौन थे फिर? तो आप कहेंगे सूरदर्शन जी अग्रवाल थे दोस्तों। वेरी गुड, आपको तो याद है दोस्तों। ठीक है, अब आप कहोगे तीसरा कौन था यहाँ पर दोस्तों? तो तीसरा आप लोग खुद ही बता दीजिए। शाबाश, आपको पता चल गया होगा। तीसरा आपका बीएल जोशी थी दोस्तों। अब आप कहोगे सर चौथा कौन था? तो आपको पता ही है, चौथा तो मार्गरेट अल्वा जी थे। शाबाश, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप याद करिएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं, 130वां प्रश्न हल करते हैं। ग्लोबल सौर काउंसिल का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन बना? तो दोस्तों ये बना आपका परवन आर मेहता। ठीक है, परवन आर मेहता याद करेंगे आप। हाँ, ग्लोबल सौर काउंसिलिंग। सेशन का 131वां प्रश्न हल करते हैं। काफी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, फिर से इसमें गलती करते हैं 1000 बच्चे। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो दोस्तों मिशन इंद्रधनुष ना कि स्वास्थ्य ना कि शहरीकरण से, यह है प्रतिरक्षण से संबंधित, मतलब टीका से संबंधित है। कई दोस्तों हमारे क्या कर देते हैं, आपके मिशन इंद्रधनुष कर दे, मतलब स्वास्थ्य एवं सफाई से कर देते हैं। ये टीकाकरण से है दोस्तों। किससे है? टीकाकरण से। फिर से सुन लीजिए, मिशन इंद्रधनुष की जो आधारशिला रखी गई थी, ये आपकी 25 दिसंबर, कब रखी गई दोस्तों? 25 दिसंबर 2014 से। याद करेंगे आप, 25 दिसंबर 2014 से। अच्छे से सुन लीजिए आप लोग। हाँ, आगे बढ़ते हैं सेशन के प्रश्न पर। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन शहरों के बीच चलेगी? तो दोस्तों भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन चलेगी दोस्तों, वो अहमदाबाद टू मुंबई के बीच चलेगी। ठीक है, अगर सवाल यह भी पूछा जाएगा कि ये बुलेट ट्रेन की आधारशिला कब रखी गई थी, तो आप करेंगे 2017 में। और यह कब पूरा होने वाला है? ये बुलेट ट्रेन की जो प्रोजेक्ट है ये होने वाला है 2024 में पूरा। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद करिएगा। हाँ, आगे प्रश्न करते हैं। भारतीय पैनोरमा फिल्म उत्सव 2000, अब आप करेंगे यहाँ पर 2022 करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे? 2022 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आप करेंगे दोस्तों ये गोवा में करेंगे। और अगर पूछा जाएगा ये कौन सा संस्करण था, तो ये 53वां संस्करण था। ठीक है, 53वां संस्करण। और ये फिल्म का जो आयोजन है, जो फेस्टिवल हुआ, ये कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। अच्छे से याद करिएगा। और सेशन का अगला प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया और कहाँ किया? तो आप याद करेंगे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। सिर्फ 2.5 दिन में, 2.5 दिन में मतलब 2.5 दिन में, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। और याद करेंगे दोस्तों आप, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? हमारे कई मित्र फिर से इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कहाँ डाल देते हैं? दिल्ली डाल देते हैं। नहीं बाबा, आपका दिल्ली नहीं है ये। ठीक है, अ से अजमेर, अ से अजमेर पकड़ेंगे आप। ठीक है दोस्तों, मतलब राजस्थान में है 2.5 दिन का झोपड़ा। शाबाश दोस्तों, आप लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। और ऐसे सेशन को लाइक करिए, और जिसने भी हमारे मित्र ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, अगर पसंद आ रहे तो। हाँ,
सेशन का अगला प्रश्न हल करते हैं। कुतुबुद्दीन के शासनकाल में राजधानी थी। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन के शासनकाल में राजधानी कहाँ थी दोस्तों? जब आपको गुलाम वंश आपने पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत 1206 में, ठीक है दोस्तों, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। तो दोस्तों वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर। दिल्ली कौन लाया था? दिल्ली तो इल्तुतमिश ने लाया था राजधानी, ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद करिएगा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। हाँ, सेशन का अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की? मोस्ट रामचरितमानस के रचयिता कौन है दोस्तों? तो आप करेंगे तुलसीदास, ठीक है। अगर आपको ये भी पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल में, तो अकबर के शासनकाल में, ठीक है दोस्तों। अब ये भी पूछा जाएगा कि अकबर का टाइम पीरियड कब से कब, 1556 से 1605 तक करेंगे, ठीक है दोस्तों। आपको तो आता ही है, बट मैंने आपको थोड़ा सा याद दिला दिया, ठीक है, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हो गए हो आजकल। और अगर यह सवाल पूछा जाएगा कि तुलसीदास ने रामचरित की रचना कब की थी, अरे यहाँ तो फंस गया आप लोग। फंसना नहीं है दोस्तों, अरे बेझिझक करिए ना दोस्तों, क्या दिक्कत है यहाँ पर? आपको याद आ गया, अरे 1575 में किया था ना। कब किया था? 1575 में। और अगर सवाल पूछा जाएगा कि लगभग 2 साल इनको इस किताब को लिखने में समय लगा था, तो आप 2 साल और बढ़ा दीजिए, ठीक है दोस्तों, याद करिएगा, 77 कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेशन का। अमीर खुसरो संगीतकार थे एवं संगीतकार भी थे और लेखक भी थे, सूफी संत भी थे, इतिहासकार भी थे, फारसी भी थे, और खरी बोली के तो क्या थे? वो जनक थे दोस्तों। आपको सारा कुछ याद आ गया, तो ये आप क्या कर देंगे? सभी कर देंगे। अमीर खुसरो, अगर आपको पूछा जाएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, तो आप तो करेंगे सर 1253। वेरी गुड, 1253 में। अगर सवाल यह पूछा जाएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप करेंगे एटा में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? एटा में। और एटा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। शाबाश, आपको सब आता है। आगे बढ़ेंगे सेशन का। बंगाल शासन के प्रथम गवर्नर थे। अब दोस्तों बंगाल शासन के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ये तो गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं। तो मैंने पूछा बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये तो हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको सवाल यह पूछा जाएगा कि जो क्लाइव थे इनका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ था, तो आप करेंगे 1757 से लेकर के 1760। पहला टाइम पीरियड ये था इनका। दूसरा इनका टाइम पीरियड कौन सा था? सन 1767 से लेकर के सन 1765 से लेकर के 67 तक इनका दूसरा टाइम पीरियड था। क्लाइव 2 बार गवर्नर बने थे, याद रखेंगे बंगाल का, ठीक है दोस्तों। और वहीं सवाल पूछा जाएगा कि वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड कितना था दोस्तों, तो आपने पढ़ा होगा ना दोस्तों द्वैत शासन, ठीक है दोस्तों। सन 1700 आप कितना करेंगे? शाबाश, सन 1772 से कितना दोस्तों? सन 1772 से 85 तक आप इनका क्या करेंगे? कार्यकाल देखेंगे दोस्तों। वहीं अगर सवाल पूछा जाएगा कि कार्नवालिस का टाइम पीरियड, तो आप लोग तो बहुत अच्छे जानते हो, कार्नवालिस का टाइम पीरियड तो सन 1786 से सन 1793 तक। वेरी गुड दोस्तों, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त लाने वाला था कौन था भारत में? लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और सेशन का अगला प्रश्न करेंगे। 1918 के अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों ये तो आपको आना ही चाहिए दोस्तों। मजदूर हड़ताल का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने। वेरी गुड, आपको याद आ गया दोस्तों। सेशन का अगला प्रश्न करते हैं। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष दोस्तों सरोजिनी नायडू थी दोस्तों। और अगर सवाल पूछा जाएगा कि ये कांग्रेस की अध्यक्षता कब बनी थी दोस्तों, ये 1925 में बनी थी, ठीक है दोस्तों। तो अगर यह भी सवाल पूछा जाएगा कि भारत देश की पहली महिला राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो सरोजिनी नायडू ही है। और किस राज्य की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की दोस्तों। तो यह आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। सेशन का अगला प्रश्न हल करते हैं। धर्म जनता के लिए है, अफीम की तरह है, यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये तो आपका कार्ल मार्क्स का है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सेशन का अगला प्रश्न, उदारवाद का मूल सिद्धांत है, किससे संबंधित है दोस्तों? उदारवाद का मूल सिद्धांत, तो ये तो आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है दोस्तों, ठीक है। वेरी गुड, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने वाला पहला राज्य बना? मोस्ट दोस्तों, मतलब बात हो रही है यूबीआई की, मतलब यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात हो रही है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, ये है अपना प्यारा राज्य सिक्किम ने चलाया है दोस्तों। और अगर सवाल पूछा जाएगा कि सिक्किम यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू कब से किया दोस्तों, तो आप याद रखेंगे 2017 से दोस्तों, ठीक है। कब से? 2017 से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेशन का अगला प्रश्न करते हैं। भारत के किस राज्य में गंगा जल प्रोजेक्ट शुरू हुआ? तो दोस्तों ये हुआ आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। हाँ,
सेशन का अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में समानांतर सरकार सर्वप्रथम कहाँ बनाई गई दोस्तों? तो ये प्रश्न तो आपको आना ही चाहिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग बहुत अच्छे से भी इसका आंसर देंगे मेरे को। तो बता दीजिए दोस्तों, शाबाश, आपको आने लग गया ना, तो आप क्या करेंगे, बलिया में करेंगे। अगर सवाल पूछाएगा कि बलिया में समानांतर सरकार कब बनी थी, तो दोस्तों आप सीधे सीधे करेंगे जब भारत छोड़ो आंदोलन हुई थी 1942 में। तो याद रखिए 19 अगस्त लगभग आई थिंक, ठीक है, 19 अगस्त 1942 में दोस्तों समानांतर सरकार बनी थी बलिया में, ठीक है। आगे प्रश्न है दोस्तों सेशन का, सेतु बंध की रचना किसने की थी? तो दोस्तों सेतु बंध की रचना किसने की थी? प्रवरसेन द्वितीय ने की थी। किसने की थी दोस्तों? प्रवरसेन द्वितीय। अगर सवाल यह पूछा जाएगा कि सेतु बंध में किसके बारे में जानकारी है दोस्तों, तो सेतु बंध में ना आपका दोस्तों भगवान राम के नाटकों का वर्णन है दोस्तों, अच्छे से याद करिएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेशन का 147वां प्रश्न दोस्तों, नेपोलियन एवं पोप के मध्य हुए समझौते को किस नाम से जाना जाता है? तो कार्नकॉर्ड नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आप लोगों का, भीमबेटका शिलाश्रय स्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आप लोगों का है मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और अगर सवाल यह पूछा जाएगा कि भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है, ये प्राचीन शैल चित्र के लिए दोस्तों आप लोगों का प्रसिद्ध है। और अगर यह सवाल पूछा जाएगा आप लोगों को कि भीमबेटका की खोज कब और किसने की, तो आपको याद रखना है आप लोगों को कि सन 1957 और 58 में आपका विष्णुधर जी ने आपका दोस्तों भीमबेटका की खोज की थी। और भीमबेटका का अर्थ होता है भीम का बैठने का स्थान। क्या दोस्तों? भीम के बैठने का स्थान, आप याद रखेंगे, ठीक है, भीम का बैठने का स्थान एक्चुअल में इसका अर्थ होता है। हाँ, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो दोस्तों यहाँ पर जो पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाने का जो जानकारी प्राप्त होता है, ये अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होता है, आप अच्छे से याद रखेंगे। शुंग वंश का संस्थापक आपका पुष्यमित्र शुंग थे, आप याद रखेंगे अच्छे से। हाँ, धनदेव का अयोध्या अभिलेख है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार यह सवाल पूछा जाता है। अगला प्रश्न, फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना आप लोगों का हेनरी चतुर्थ ने की थी, आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न, लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन थे? तो माइकल एंजेलो आपके लास्ट जजमेंट के चित्रकार थे, आप याद रखेंगे। हाँ, अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है, आधुनिक काल का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक काल का चाणक्य आपका मैकियावेली को कहा जाता है। तो वही आप लोगों को अगर सवाल पूछाएगा, एक्चुअल में गुप्तचंद्र, आपने चाणक्य नाम सुना ही होगा, ठीक है, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम, नायब ए मुमलकित का पद किसके शासनकाल में सृजित किया गया था? तो नायब ए मुमलकित का पद है दोस्तों आप लोगों का ये गुलाम वंश के राजा बहराम शाह सल्तनत काल में बहराम शाह ने सृजन किया था। और अगर सवाल पूछा जाएगा कि बहराम शाह इल्तुतमिश के क्या थे, भाई थे, आप याद रखेंगे, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि नायबे ए मुमलकित का पद किसके शासनकाल में सृजित किया गया था? तो बहराम शाह, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों आप लोगों का, 2001 से 2011 के मध्य भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में किस प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? तो दोस्तों नागालैंड में आप लोगों का 2001 से 2011 के मध्य न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी, याद रखिएगा आप। हाँ, इसके बाद अगला प्रश्न है आप लोगों का, बियाना कांग्रेस का समन्वयक कौन था? तो बियाना कांग्रेस का जो समन्वयक था ये था मैटरनिक। कौन था? मैटरनिक। हाँ, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन का पहला भारतीय सदस्य कौन बना? तो इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन में दोस्तों भारत का पहला सदस्य बना दादा भाई नौरोजी। अगर सवाल यह पूछा जाएगा कि ये यहाँ के सदस्य कब बने थे, तो ये बने थे 1892 से लेकर के 1895 तक, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक, दादा भाई नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों भारत में राज्यों में सर्वाधिक कोयले का भंडार आप लोगों का दोस्तों झारखंड में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, काफी महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से पंचमढ़ी हिल स्टेशन किसमें स्थित है? तो ये कह रहा है कि पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहाँ है, किस पर्वत पर स्थित है, किस पहाड़ी पर? तो आप याद रखेंगे सतपुड़ा पर्वत पर, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर। अगर यह सवाल पूछा जाएगा कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इस सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों धूपगढ़। कौन सी गढ़? धूपगढ़,
गढ़। अगर यही सवाल पूछा जाएगा कि धूपगढ़ पर सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है, तो महादेव पर्वत। ठीक है दोस्तों, कौन सा पर्वत, महादेव पर्वत। ठीक है, और यह सवाल भी पूछ सकता है आप लोगों को कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आप लोगों को याद करना है, यह आपका मध्य प्रदेश में, कहाँ है, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ तक भी है और इसका विस्तार गुजरात तक भी है थोड़ा बहुत, और इसका विस्तार थोड़ा सा महाराष्ट्र में, लेकिन मोस्टली आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। ठीक है, वहीं अगर सवाल यह पूछा जाएगा विंध्य, तो विंध्य तो आपको पता होना चाहिए, विंध्य आपका मध्य प्रदेश में, अरावली आपका राजस्थान दिल्ली। ठीक है दोस्तों, और अजंता मध्य प्रदेश, याद करिएगा अच्छे से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित द्वीपों में से किसको जापान की चावल की कटोरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों होन्शु द्वीप को, किस द्वीप को, होन्शु द्वीप को चावल की कटोरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कौन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की कृषि की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों ये होता है आपका गहन कृषि। ठीक है, उपोष्ण और उष्ण दोनों ही इंपॉर्टेंट है, गहन कृषि के लिए यह क्षेत्र विख्यात है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, हुदहुद चक्रवात भारत के निम्नलिखित तटीय प्रदेशों में किससे संबंधित था। तो दोस्तों हुदहुद चक्रवात ने आंध्र तटीय प्रदेश को क्या किया था, बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। अगला प्रश्न, मोस्ट लगा दीजिएगा, निम्नलिखित मध्याह्न रेखाओं में से ग्रीनविच माध्यम समय कहाँ से लिया या माना जाता है। तो दोस्तों ये भारत के मानक समय की बात की जा रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप ये सारे 82 से। ठीक है, अगर वही सवाल पूछा जाएगा कि ग्रीनविच मध्याह्न, तो आप याद रखेंगे 0 डिग्री से। ठीक है दोस्तों, 0 डिग्री। हाँ, और वहीं भारत का मानक समय सारे 82। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी सैनी नामक स्थान से। और ये कितने राज्यों से गुजरता है दोस्तों, 5 राज्य से होकर गुजरता है। अगर यह सवाल पूछा जाएगा कि भारत का मानक समय कितने राज्यों से, 5, तो वही 5 राज्य कौन कौन से आपको याद रहे, यूपी, एमपी और एपी। पहले तो एपी ऐसे याद रखेंगे, यूपी एमपी एपी, और उसके बाद आप छत्तीसगढ़ याद रखेंगे, और उसके बाद उड़ीसा राज्य याद रखेंगे। ठीक है, अच्छे से याद करिएगा। वहीं अगर सवाल पूछा जाएगा कि भारत का मानक समय का निर्धारण कब किया गया, तो मेरे द्वारा कल कम्युनिटी टैब में भी पूछा गया था आप लोगों से सवाल, तो आप में से कई सारे मित्रों ने इसका आंसर दिया था 1 सितंबर 1947। वेरी गुड दोस्तों, आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों का एक ना एक दिन सिलेक्शन अवश्य होगा, हिम्मत मत हारिएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो पाया जाता है। तो दोस्तों कल भी ये प्रश्न पर मैंने चर्चा की थी और आज भी, आंसर बिहार। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में बोकारो लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित है। दोस्तों तो ये सवाल आपका काफी महत्वपूर्ण है, ये आपका झारखंड में स्थित है। अगर यह सवाल पूछा जाएगा कि बोकारो लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से, तो आप याद रखेंगे रूस। ठीक है दोस्तों, रूस से। और अगर यह सवाल पूछेगा कि बोकारो लौह इस्पात संयंत्र कौन से पंचवर्षीय योजना में, तो आप लोग याद रखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारा दोस्तों भारी उद्योग पर ही क्या किया गया था, इंडस्ट्री सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट इनका प्लान था। ठीक है, अगला प्रश्न 168, हिमालय की निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में से पीर पंजाल श्रेणी किस मुख्य श्रेणी में स्थित है। तो ये है दोस्तों आप लोगों का लघु हिमालय श्रेणी में स्थित है। और वहीं अगर सवाल पूछा जाएगा आपको कि पीर पंजाल श्रेणी किस क्षेत्र में मुख्यतः पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट प्रश्न, एक निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत को जोड़ता है। तो दोस्तों ये है आप लोगों का बोमडिला दर्रा। कौन सा जिला दोस्तों, बोमडिला दर्रा किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में, याद करिएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में इंदिरा गांधी भव्य यानी तापीय शक्ति परियोजना स्थित है। तो दोस्तों इंदिरा गांधी जो भव्य शक्ति परियोजना है, इंदिरा गांधी शक्ति परियोजना, यह है आपका दोस्तों हरियाणा में। किस राज्य में दोस्तों, हरियाणा में। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर पूछा जाएगा तो वो भी आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी लंबी नहर परियोजना है यह, आपका 649 किलोमीटर की है दोस्तों, याद करिएगा। सतलुज और ब्यास नदी पर, आप ये भी अच्छे से याद करिएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। व्हांगहो नदी चीन का शोक, यानी व्हांगहो नदी को क्या कहते हैं, चीन का शोक कहते हैं, के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से किसमें अपना जल गिराती है दोस्तों, तो व्हांगहो नदी दोस्तों अपना पीली सागर में अपना जल गिराती है, याद करिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 172वां, निम्नलिखित हिमालय की घाटियों में
किसमें शिपकिला दर्रा स्थित है? तो दोस्तों ये है आपका चंद्रा घाटी। काफ़ी महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। और अगर सवाल यह पूछा जाएगा आप लोगों को दोस्तों कि शिपकिला दर्रा किस राज्य में है, तो आप लोग तो जानते हैं दोस्तों, आप लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। ठीक है, चंद्रा घाटी भी वहीं स्थित है। सेशन का अगला प्रश्न, साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किन राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों यह प्रश्न मैंने पहले भी करवाया है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले जी थे, याद रखेंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रथम विधि आयोग कब गठित की गई थी और वर्तमान विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके। ठीक है दोस्तों, एनके सिंह। ठीक है, याद करिएगा। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत आपका 20 मार्च 1942 में आया था। इसको भी याद करिएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी युग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न, ब्रिटिश संसद द्वारा मद्रास व मुंबई में रिकॉर्ड्स न्यायालय स्थापित करने की अधिकारिता सम्राट को प्रदान करने का अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों ये अधिनियम पारित किया गया था आप लोगों का, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1798 में। हाँ, याद करिएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा कंपनी में बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी? मतलब शाह, मतलब ये पूछ रहा है, ये पूछा था कि बंगाल जो मुगल शासक थे ना, बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को जो बंगाल की दीवानी थी वो कब प्रदान की गई थी, ये ऐसा सवाल पूछ रहा है। तो सन 1765 में दोस्तों। ठीक है, याद करिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट सृजित की गई थी? तो दोस्तों कलकत्ता में सन 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, याद करिएगा। और एलिजा इम्पे इसके पहले क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। 3 इसके सहायक न्यायाधीश थे, याद करिएगा इसे भी। हाँ, और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी दोस्तों, तो क्या करें, आज इस पेपर को समाप्त करना ही दोस्तों, क्योंकि हल हाथ में करना ही है। और दोस्तों अगर आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए दोस्तों, तो हमें ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, बम्बई में भूमि अधिग्रहित करने वाले यूरोपीय राष्ट्रों में पुर्तगाली सर्वप्रथम रहे थे, वर्ष 1534, याद करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित निम्नलिखित देशों में से होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। हाँ, निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, चीन में है यह मरुस्थल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाँ, जेनेवा निम्नलिखित देशों में से किस एक देश का प्रमुख या प्रसिद्ध बंदरगाह है? ये जनेआ है। ठीक है दोस्तों, ये जनेवा नहीं है, याद करिएगा, स्विट्जरलैंड वाला नहीं है, ये जनेआ है। ठीक है दोस्तों, जनेआ। ठीक है, याद करिएगा। और ये है दोस्तों आप लोगों का, ये एक बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाह इटली का, इटली देश का। ठीक है, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। फिर आएंगे हम कल एक नई वीडियो के साथ, यूके पीएससी के पुराने पेपरों के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप इन वीडियो को अधिक से अधिक देखिए दोस्तों, अधिक से अधिक रिवीजन करिए दोस्तों। अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं दोस्तों। और हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों, वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों। धैर्य रखिए दोस्तों, जल्दी मैं आप लोगों के लिए बहुत विस्तृत डिटेल में दोस्तों, काफ़ी डिटेल आप लोगों के लिए दोस्तों एक फ्री कोर्स ला रहा हूँ दोस्तों यूट्यूब में। ठीक है दोस्तों, कनिष्क सहायक उत्तराखंड के तमाम एग्जाम के साथ साथ आप सेंट्रल स्तर के भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होके दोस्तों। वो आपका पीडीएफ ही फ्री मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। और वो आपको दोस्तों मेरे ख्याल से कंप्यूटर टाइपिंग बेस्ड होगा, नोट्स होगा, क्योंकि उसमें टाइपिंग करने में थोड़ा समय लग रहा है दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद, गुड नाइट दोस्तों।